Assalamualaikum. Hello everyone. This is me Dr. Abira Ali and I am a gynecologist. आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ कि क्या वाकई पॉसिबल है कि हम अपनी डाइट में कुछ मॉडिफिकेशंस करके अपनी फर्टिलिटी के चांसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। यस, इट इज़ पॉसिबल। अगर आप अपनी डाइट में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आते हैं तो डेफिनेटली आपके प्रेगनेंसी के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। और अगर आप अपनी डाइट में से जो हार्मफुल केमिकल्स हैं और हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं उनको माइनस करते हैं तो भी आपकी फर्टिलिटी के बूस्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। एक रिसर्च के मुताबिक ये देखा गया कि तकरीबन 17,000 जो लोग हैं इनफर्टाइल, उनको जब रिसर्च किया तो पता ये चला कि उनमें से ऑलमोस्ट 69% लोगों में फर्टिलिटी के चांसेस इंक्रीज हो गए जब हमने उनकी डाइट में पॉजिटिव चेंजेस की और उनकी जो बैड हैबिट्स थी हमने डाइट की वो हमने ख़त्म की। तो इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है अगर आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करते हैं। तो डाइट को इम्प्रूव करने के लिए आपने अपनी जो पहली चीज़, आपने जो पहला स्टेप उठाना है वो ये है कि आपने अपनी डाइट में से जो स्किम्ड मिल्क है और जो प्रोसेस्ड डेयरी फूड है उसको माइनस कर देना है और उसकी बजाय आपने होल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लेनी है, यानी कि जो होल फैट मिल्क आपने लेना है, लो फैट मिल्क नहीं लेना। अब ये आप समझते होंगे कि लो फैट जो है वो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें फैट का रेशो कम है। लेकिन होता क्या है कि जब हम स्किमिंग करते हैं तो स्किमिंग के प्रोसेस के अंदर हम दूध में से बहुत सी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो निकाल देते हैं। फॉर एग्जांपल जो IGF-1 है वो हम दूध में से निकाल देते हैं। अब IGF ने एम्ब्रियो की प्रोडक्शन में और इम्प्लांटेशन में बड़ा इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करना होता है। इसी तरह से हमने जो फैट्स यूज़ करनी है वो फैट्स यूज़ करनी है जो अच्छी फैट्स हैं, गुड फैट्स हैं, उनको यूज़ करना है और अपनी डाइट में से हमने बैड फैट्स को माइनस कर देना है। अब गुड फैट्स वो वाली फूड फैट्स हैं जो कि लाइक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो कि हमें फिश से मिलते हैं और सीड से मिलते हैं। लाइक हमें जो है वो चिया सीड से मिलते हैं या फिर अलसी के बीज से मिलते हैं, सनफ्लावर के सीड से मिलते हैं और हमें नट्स से मिलते हैं, यानी कि अखरोट से, बादाम से मिलते हैं। वो हमारे लिए अच्छे फैट्स हैं। और जो बैड फैट्स हैं वो वाले फैट्स हैं जो कि हम फास्ट फूड खाते हैं, हम जंक फूड लेते हैं जैसे कि पिज़्ज़ाज, बर्गर और चिप्स। इन चीज़ों से बैड फैट्स आते हैं। अब आइडियली जो हमारी आइडियल फर्टिलिटी डाइट है वो हमारी मेडिटेरेनियन डाइट के बहुत ही क्लोज होती है और उसमें आइडियली जो गुड फैट और बैड फैट की रेशो है वो 1:1 होनी चाहिए। लेकिन जो लोग जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनमें ये रेशो 18:1 होती है, यानी कि बैड फैट 18% और जो दूसरी है वो 1% होती है। तो ये बिल्कुल भी हमारी फर्टिलिटी के लिए ठीक नहीं है। इस आपने अपनी हैबिट को चेंज करना है। अब इसके बाद बात करें अंडा। अंडे के बारे में मेरा मिसकंसेप्शन है कि अंडा हमें जो है वो सिर्फ एग वाइट लेना चाहिए और एग योक को अक्सर लोग स्किप कर देते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा फैट्स होती हैं जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। आपने जब भी लेना है होल एग लेना है क्योंकि एग कंप्लीट प्रोटीन है और प्रोटीन से रिच होती है और एग योक जो होती है वो तो बेसिकली एम्ब्रियो भी प्रोटीन होती है, इसलिए आपने एग पूरा ही लेना है। एग योक को बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करना, वो भी बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। अब बात करेंगे हम प्रोटीन्स की तरफ कि आपने प्रोटीन्स कौन से लेने हैं। तो आपने जो प्रोटीन्स लेनी है वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स होने चाहिए। वो फैट्स वाले जो हैं या एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स हैं वो नहीं लेने आपने। जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है वो आपको नट्स से मिलता है, दालों से मिलता है, ग्रेन से मिलता है और पालक से मिलता है। तो इसलिए आपने उन प्रोटीन्स को अपनी डाइट में शामिल करना है। अब हमने बात की थी मेडिटेरेनियन डाइट की। तो मेडिटेरेनियन डाइट वो डाइट होती है जिसमें फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, होल ग्रेन प्रोडक्ट्स होती हैं और कुछ अमाउंट में डेयरी प्रोडक्ट और लिमिटेड अमाउंट में पोल्ट्री भी होती है इसमें। तो आपने मेडिटेरेनियन डाइट को फॉलो करते हुए अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अब आपकी जो रोज़ की एक सर्विंग आपके खाने में फ्रूट्स की और एक सर्विंग आपके खाने में वेजिटेबल्स की होनी ही होनी चाहिए।
और जो फ्रूट्स हैं वो कोशिश करें कि एक फ्रूट की बजाय आप फ्रूट्स 2-3 फ्रूट्स को मिक्स करके खाया करें। और इसी तरह से आपने सी फूड का इस्तेमाल करना है। अगर आपको सी फूड पसंद है तो सी फूड बहुत अच्छी है फर्टिलिटी के लिए, और जिन लोगों की डाइट में सी फूड नहीं था उनमें फर्टिलिटी के चांसेस 75% थे, और जब हमने उनकी डाइट में सी फूड का एडिशन किया तो उनके फर्टिलिटी के चांसेस 95% तक हो गए, जो कि काफ़ी होपफुल फिगर है। लेकिन ख्याल रहे कि आपने जो सी फूड यूज़ करनी है वो कोल्ड वाटर फिश होनी चाहिए, और कोई भी आपने अगर सी फूड लेनी है तो आपने 2 सर्विंग्स पर वीक से ज़्यादा की सी फूड नहीं यूज़ करनी। अब हम ये बात करेंगे कि आपकी जो रिफाइंड किस्म की जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपने बहुत कम लेनी है। आपने लो कार्ब लो शुगर डाइट यूज़ करनी है। ऐसी चीज़ें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है वो आपने वो यूज़ करनी है, और जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है वो यूज़ नहीं करनी। ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो वाली चीज़ें वो होती हैं जिनको खाने से ब्लड में शुगर का अमाउंट ज़्यादा नहीं होता। तो आपने वाइट ब्रेड नहीं यूज़ करनी, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। आपने बल्कि इसकी जगह पे मल्टीग्रेन ब्रेड उसका इस्तेमाल करना है, और चीनी से आपने बिल्कुल अवॉइड करना है, मैदे से अवॉइड करना है, छने हुए आटे से अवॉइड करना है। और इसके अलावा एक और जो चीज़ हम अपनी डाइट में कर सकते हैं वो ये है कि आपने जो विटामिन्स लेने हैं। अब विटामिन्स में क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं? विटामिन्स में एक तो है सबसे पहले फोलिक एसिड, जो कि विटामिन B9 है, और फोलिक एसिड आपको पालक से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, यानी कि धनिए से, भिंडी से, और कुछ फ्रूट से, जैसे कि जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें भी फोलिक एसिड मौजूद होता है। अच्छा, इसके अलावा जो अगला विटामिन है वो है विटामिन डी। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन के हर स्टेप पे विटामिन डी का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए विटामिन डी को बिल्कुल मिस नहीं करना। और ख़ास तौर पे जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो भी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि आपके बच्चे ने जो विटामिन डी है वो मदर से ही एक्सट्रैक्ट करना होता है। नतीजतन माँ का जो विटामिन डी है वो बड़ा लो हो जाता है, और फिर बर्थ के बाद माँ को हम अक्सर देखते हैं कि लेडीज़ कंप्लेन करती हैं कमर दर्द की, एड़ियों की दर्द की, और फटीग की, तो वो बेसिकली विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो आपने अपनी सप्लीमेंटेशन पूरी रखनी है। इसके अलावा डाइट से भी आप विटामिन डी को ले सकती हैं, जैसे कि दूध, दही, पनीर वगैरह विटामिन डी के रिच सोर्सेज हैं। इसके बाद आ जाता है विटामिन ई। विटामिन ई फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और जिन फूड्स में विटामिन ई नेचुरली मौजूद होता है वो है फ़िश, पालक, और इसके अलावा जो सीड्स हैं, जैसे कि हमारे पास सनफ्लावर के जो सीड्स हैं उनमें विटामिन ई काफ़ी रिच अमाउंट में मौजूद होता है। इसके अलावा जो विटामिन B6 और विटामिन B12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B6 तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिप्रेशन कराता है, इसकी डेफिशिएंसी से डिप्रेशन भी होता है और इनफर्टिलिटी भी होती है। तो आपने इसको लेना है, इसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, और ये डाइट में अगेन ये पालक में और जो सनफ्लावर के सीड्स हैं और अलसी के बीज हैं उनमें काफ़ी रिच अमाउंट में पाया जाता है। और जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है वो उन लोगों में ज़्यादा होती है जो वेजिटेरियन होते हैं। तो आपने इसको नेचुरल सोर्सेज से लेना है। आप दूध, दही, पनीर से विटामिन B12 अचीव कर सकते हैं। ये तो विटामिन्स का रोल हो गया। इसके अलावा आपने कुछ हेल्दी हैबिट्स अपनानी है, और वो क्या-क्या हैं? आपने अगर स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल करते हैं तो इससे बचना है, क्योंकि स्मोकिंग जो होती है वो एग और स्पर्म दोनों की ही क्वालिटी को अफ़ेक्ट करती है। अब स्पर्म के अंदर ये क्या करती है, ये जो डीएनए है स्पर्म का, ये उसकी फ्रेगमेंटेशन करा देती है, और जिसकी वजह से जो उसका स्पर्म की क्वालिटी है वो डिस्टर्ब होती है, स्पर्म की मोटिलिटी भी डिस्टर्ब हो सकती है। हो सकता है आपको हस्बैंड सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट बिल्कुल ओके मिले, लेकिन बेसिकली होता क्या है कि रिपोर्ट के अंदर कुछ ना कुछ फ्रेगमेंटेशन की वजह से हो सकता है आपको हस्बैंड सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक मिले, लेकिन स्पर्म का फंक्शन इतना ख़राब हो गया होता है कि उसके बावजूद भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होती और आपके स्पर्म की डिस्टर्बेंस रहती है। इसलिए आपने स्मोकिंग से बचना है, अल्कोहल से बचना है, रिक्रिएशनल ड्रग्स का यूज़ कम करना है, खुद को आपने स्ट्रेस से बचा के रखना है, क्योंकि अगर आपने अपनी डाइट इम्प्रूव कर भी ली लेकिन आप अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल ना कर सके तो भी आपकी फर्टिलिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा।
तो याद रखिएगा जो अभी हमने बातें की थी उनको अगर हम समराइज़ करें तो वो यही है कि आपने अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का यूज़ करना है, आपने स्किम्ड मिल्क की बजाय होल फैट मिल्क लेना है, आपने प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स लेनी है, आपने बैड फैट्स को अवॉइड करना है और अपनी डाइट में गुड फैट्स का इस्तेमाल करना है, आपने अंडे का इस्तेमाल करना है, आपके लिए सी फूड अच्छी है, आपके लिए नट्स अच्छे हैं और आपके लिए जो ये सीड्स हैं, ये सनफ्लावर का सीड, अलसी के बीज या फिर पम्पकिन के सीड्स जो होते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्दी हैं। और यहाँ बात करती चलो चाय की। चाय का अक्सर लोग पूछते हैं कैफ़ीन की जो इनटेक है वो आपने लिमिट करनी है सिर्फ 200 मिलीग्राम तक पर डे तक। और अगर ये रफली तकरीबन 2 कप बनते हैं चाय के, लेकिन आप क्या कॉफ़ी के, लेकिन ये 2 कप हर बंदे के लिए मुख्तलिफ हो सकते हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीता है, कोई लाइट कॉफ़ी पीता है, तो आपने बस 200 मिलीग्राम तक का अंदाज़ा रखना है। चाय जो है वो कैफ़ीन से थोड़ी बेहतर है क्योंकि उसमें कैफ़ीन थोड़ी-सी चाय कॉफ़ी से बेहतर है क्योंकि उसमें कैफ़ीन थोड़ी-सी कम होती है, इसलिए आपने अगर पीनी है तो आप कॉफ़ी को अल्टरनेटिव चाय पी सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ 2 छोटे कप। और इसके अलावा जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं वो बिग नो है आपके लिए क्योंकि उसमें कैफ़ीन काफ़ी रिच अमाउंट में मौजूद होती है। ग्रीन टी अच्छी है, ग्रीन टी आप पी सकते हैं, उसमें भी कैफ़ीन आल्दो मौजूद होती है लेकिन बहुत लाइट अमाउंट में। तो अगर आपकी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है तो लाइफ़स्टाइल को लाज़मी आपने चेंज करना है। अपनी लाइफ़ में कोई भी मॉडरेट एक्सरसाइज़ को लेके एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे आपकी मॉडरेट किस्म की एक्सरसाइज़ होनी ही होनी चाहिए। आई होप इन टिप्स पर अमल करके और अपनी डाइट में ये पॉजिटिव चेंजेस लाकर आप अपनी फर्टिलिटी को 69% बूस्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।